सुप्रीम कोर्ट का डीमोनेटाइजेशन को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिसीजन आया और सुप्रीम कोर्ट ने डीमोनेटाइजेशन का जो डिसीजन था सरकार की तरफ से उसको यहाँ पे वैलिड ठहराया। इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले क्योंकि डीमोनेटाइजेशन जो सरकार ने किया था 2016 में वो कोर्ट के अंदर किस बेसिस पे गया, क्या रीज़न था और कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने अनाउंस किया कि जो 500 और 1000 रुपए के जो बैंक नोट है अब ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। तो लीगल टेंडर का मतलब होता है जिसको सरकार यहाँ पे लीगली वैलिड करार देती है कि इसके अंदर आप अपनी किसी भी तरह की पेमेंट है उसको सेटल कर सकते हैं। तो आरबीआई द्वारा इशू किए गए नोट और कॉइन्स को इंडिया में लीगल टेंडर माना जाता है। इसमें ध्यान रखिएगा जो चेक होते हैं, डीडी होते हैं, वो लीगल टेंडर का पार्ट नहीं है, इसको यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो यहाँ पे सरकार ने जो 500 और 1000 रुपए के उस समय पे नोट थे उनको जो है इस तरह से वैध लीगल टेंडर के लिए इस तरह से खारिज किया और डीमोनेटाइजेशन ये जो यहाँ पे सरकार ने किया था उसके अंदर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था कि हम यहाँ पे जो ब्लैक मनी है उसकी जो समस्या है, काले धन की जो समस्या है, इसको डील कर सकते हैं और जो नकली नोट हैं इनको हम यहाँ सिस्टम से हटा सकते हैं, जिससे कि जो काउंटरफीट करेंसी नकली नोट है जिनके माध्यम से टेररिज्म या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलता है, उनकी फंडिंग की जाती है। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव के साथ स्पेशली अगर हम देखें ब्लैक मनी जो कि करप्शन को कम करने की बात कर रहा है और दूसरा है काउंटरफीट करेंसी जिसके माध्यम से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को फंड किया जा रहा है। तो इन दो मेजर ऑब्जेक्टिव के साथ सरकार ने डीमोनेटाइजेशन को अनाउंस किया। लेकिन ये मामला कोर्ट में जाता है तो सबसे पहले ये देखेंगे कोर्ट के अंदर किस बेसिस पे ये गया, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ये नहीं दिया है कि डीमोनेटाइजेशन का क्या पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा। हालांकि उस पर भी हम एक चर्चा करेंगे क्योंकि आज के हिंदू न्यूज़पेपर में आप देखोगे तो मनमोहन सिंह जी का आर्टिकल भी वहाँ पे है, तो वहाँ से कुछ इनपुट्स भी लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किस बेसिस पे गया और क्या सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा है, इन सारी चीज़ों की यहाँ पे चर्चा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको सेशन का पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए इस लिंक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको मिल रहा है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। आपको 23% का ये डिस्काउंट अभी ऑफर किया जा रहा है। यूज द कोड RBLIVE टू गेट दिस ह्यूज डिस्काउंट्स एंड पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन को चैलेंज किया गया। आरबीआई एक्ट का एक सेक्शन है 26(2). तो आरबीआई एक्ट का ये जो सेक्शन है ये यहाँ पे कहता है कि जो भी इससे रिलेटेड मैटर होंगे, जहाँ पे हम देखते हैं बैंक नोट को इशू करना, उनका रेगुलेशन करना, या फिर हम डीमोनेटाइजेशन की ही बात क्यों ना करें, तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन होगी वो आरबीआई की तरफ से आएगी। ये जो सेक्शन है 26 आरबीआई एक्ट 1934 का, ये सेक्शन ये कहता है कि जो भी रिकमेंडेशन होगा आरबीआई सेंट्रल बोर्ड की तरफ से आएगा और फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर करेगी। तो आरबीआई की तरफ से रिकमेंडेशन जाएगी और फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे डिक्लेरेशन करेगी। लेकिन यहाँ पे जो है जो भी पटिशनर थे उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया और आरबीआई से किसी भी तरह का कोई भी कंसल्टेशन नहीं किया गया, इसलिए ये जो सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 है इसका उल्लंघन किया गया है। इसलिए ये जो डीमोनेटाइजेशन इस तरह से किया गया था 2016 में ये वैलिड नहीं है। ये पूरा केस यहाँ पे बन रहा था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देना था। तो 5 जजों की बेंच थी और यहाँ पे 4-1 मेजोरिटी से डिसीजन आया, मतलब 4 जजेस ने इसको वैलिड करार दिया। एक डिसेंटिंग जो जज हैं उन्होंने क्या कहा उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपने जजमेंट में कहा कि हमें ये कंसिडर करना था वेदर द रिकमेंडेशन फॉर द पॉलिसी केम फ्रॉम द गवर्नमेंट और द आरबीआई, कि आरबीआई की तरफ से आ रही है या गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जब डीमोनेटाइजेशन को अनाउंस किया गया तो हमारे पास इस तरह से तथ्य आए, इस तरह से रिकॉर्ड रखे गए कि आरबीआई को कंसल्टेशन प्रोसेस में रखा था। इवन 6 महीने पहले से ये सब कुछ चल रहा था, आरबीआई के साथ इस पे बातचीत चल रही थी। जब डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया उसके 6 महीने पहले से ये आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में कंसल्टेशन चल रहा था। तो ये कहना कि आरबीआई को लूप में आपने नहीं रखा है, इन्फॉर्म नहीं रखा है, वो गलत है और इसी आधार पर ये इस तरह से वैलिड करार दे रहे हैं। तो सेंटर का जो नोटिफिकेशन था डीमोनेटाइजेशन को लेके, इसको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार दिया और कहा कि ये सेटिस्फाई कर रहा है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देखिए प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट का मतलब है आप कोई गोल अचीव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो रास्ता, जो मीन आपने यूज़ किया है, दोनों प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि गोल अचीव करने के लिए आप बहुत ही एक एक्सट्रीम जो रास्ता, एक्सट्रीम मीन है उसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी बर्ड को शूट करना है तो उसके लिए आप गन यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि कैनन या तोप का यूज़ करेंगे। तो इसी केस के अंदर ये प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल लगता है और प्रोपोर्शनैलिटी जो प्रिंसिपल अगर आप देखेंगे तो इसको बेसिकली यूज़ किए जाते हैं जो भी इस तरह के जजमेंट होते हैं वहाँ पे ये प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है।
तो इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल ये सही है और डेफिनेटली डिमोनेटाइजेशन अच्छा रहा बुरा रहा, उन चीज़ों पे चर्चा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट को ये देखना था कि ये जो कानून है इसका उल्लंघन तो नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये फॉल्टी नहीं हो जाता है केवल इस वजह से कि यहाँ पे जो है प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रपोजल दिया है, उस वजह से ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉल्टी नहीं हो गया है। क्योंकि आरबीआई के साथ कंसल्टेशन प्रोसेस जारी था, पिछले 6 महीने से चर्चा चल रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल इस तरह से वैलिड है और यहाँ पे जो सेंटर की जो पावर है उनका इस तरह से मिसयूज नहीं किया गया है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स को यूज़ कर रही है और आरबीआई को बिल्कुल भी इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया है। हालांकि यहाँ पे एक डिसेंटिंग जज रही और उन्होंने क्या कहा ये भी देखते हैं। वो अपना अलग व्यू देती हैं। वो इन जो मेजोरिटी जजमेंट है जिसमें 5 जज थे तो 4 ने वैलिड करार दिया, वो इनसे सहमत नहीं है। वो क्या कह रही हैं देखो, उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन नहीं किया गया आरबीआई का। आरबीआई ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया उसको बिल्कुल ओके कर दिया। यहाँ पे इसके पॉजिटिव नेगेटिव उन पे डिटेल में जो होना चाहिए था वो चीज़ें वहाँ पे नहीं रही। यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं सेक्शन का, सेक्शन 26 ऑफ आरबीआई एक्ट, तो उसके अंदर भी ये मतभेद रखती हैं। वो कह रही हैं कि यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है या जो भी होती वो आरबीआई की तरफ से ही यहाँ पे आनी चाहिए थी रादर देन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। थर्ड मेजर उन्होंने पॉइंट यहाँ पे रखा कि इस तरह की एक्सरसाइज पहले भी की गई हैं जहाँ पे डिमोनेटाइज किया गया है करेंसी को, तो वहाँ पे हमने क्या किया है, पार्लियामेंट में लॉ बना के इसको पूरा किया है। जबकि अभी आपने पार्लियामेंट को यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहा, कुछ ऐसा लॉ नहीं बनाया, आपने केवल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ना, सरकार ने कि अपना ऑर्डर पास किया और उसके माध्यम से डिमोनेटाइजेशन किया है। तो ये भी सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप 85% वैल्यू जो है करेंसी जो सर्कुलेशन में है, तो 500 और 1000 के नोटों को देखेंगे तो लगभग 85% वैल्यू जो नोट हैं उनको आप एकदम से इस तरह से डिमोनेटाइज कर रहे हो। तो डेफिनेटली पार्लियामेंट के थ्रू ये होना चाहिए था, ऐसा इनका मानना है। प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट में आपको बता चुका हूँ क्या होता है। अब हम अगर आउटकम की बात करें कि क्या इसके पॉजिटिव रहे क्या नेगेटिव रहे, तो आज के न्यूज़पेपर में अगर आप देखेंगे तो मनमोहन सिंह जी जो इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे, उनका एक आर्टिकल है। तो उनके आर्टिकल में मेजर 3 क्रिटिसिज्म हमारे निकल के आते हैं। वो कह रहे हैं कि देखो इस तरह से जो कैश है उसको आपने एकदम से आउट कर दिया, लगभग 85% कैश है उसको एकदम से आपने निकाल दिया डिमोनेटाइज करके, और वापस से कैश इंट्रोड्यूस करने में टाइम लगेगा। और हम देखते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कैश पे डिपेंडेंट है। अगर हम देखते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा कैश पे डिपेंडेंट है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो छोटे छोटे उद्योग हैं, एमएसएमई उद्योग है, उनको नुकसान हुआ और इससे हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है, जॉब क्रिएशन है, इन दोनों पे ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। सेकंड ये कह रहे हैं कि सरकार का जो लॉजिक है कि जितने भी इस तरह से नोट हैं 500 1000 के उनको बिल्कुल एकदम से हटा देते हैं। इससे क्या होगा, जिन लोगों ने जो नोटों के अंदर अपना जो ब्लैक मनी इस तरह से इकट्ठा कर रखा है वो पूरी तरह से एकदम ख़राब हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो पूरा ब्लैक मनी जो है कैश के अंदर नहीं रखते। यहाँ पे और सारे ऑप्शन हैं जैसे लैंड है, गोल्ड है, तो इसके अंदर भी ब्लैक मनी को रखा जाता है। इसलिए आपका ये लॉजिक, ये नोशन कि जितना का जितना कैश है सारा का सारा ब्लैक मनी है या फिर सारा ब्लैक मनी केवल कैश में ही रखा जाता है, ये भी गलत है। और इसलिए ये कह रहे हैं कि इससे अच्छा रास्ता यहाँ पे हो सकता है ब्लैक मनी और इस तरह की समस्या को टेकल करने का। ये इस पूरे आर्टिकल की समरी है। लेकिन अगर हम बात करें सरकार यहाँ पे क्या कह रही है, तो सरकार ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं और अपना जो डिमोनेटाइजेशन का मूव है इसको जस्टिफाई कर रही है। इसमें ये ध्यान रखना है कि डेफिनेटली एमएसएमई सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर को नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। सरकार यहाँ पे क्या अपना पक्ष रखती है इसको देख लेते हैं। सरकार कह रही है डीमोनेटाइजेशन की वजह से टैक्स कंप्लायंस बढ़ी है। टैक्स कंप्लायंस का मतलब है कि जो लोग टैक्स वाकई में उनको भरना चाहिए था, जो पहले टैक्स नहीं दे रहे थे, वो अब चीज़ें सामने आई है। लगभग 3 लाख ऐसे लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है जो जिनका बनता है कि इनकम टैक्स देना है लेकिन वो नहीं दे रहे थे। इसके अलावा काफ़ी सारे सेल्फ असेसमेंट जो है टैक्स किए गए, मतलब काफ़ी सारे लोगों ने टैक्स इस तरह से फाइल किया, तो ये हुआ है। और इसकी वजह से आप देखोगे जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है ये बढ़ा है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पे ये बता रखा है कि अगर हमने डीमोनेटाइजेशन को अप्लाई नहीं किया होता तो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो इस तरह से चलता। डीमोनेटाइजेशन के बाद ये टैक्स टू जीडीपी रेशो में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो वाकई में अच्छी बात है। यही चीज़ हमें डायरेक्ट टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी मिलती है। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गए, जो इंडिविजुअल की इनकम या कंपनियों की इनकम पे लगता है। तो ये कह रहे हैं कि हमें डायरेक्ट टैक्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये देखिए डीमोनेटाइजेशन के बाद ऐसा हुआ है, अगर डीमोनेटाइजेशन नहीं होता तो ये इस तरीके से रहता। तो सरकार ने बिल्कुल अपने फैक्ट, आंकड़े प्रदर्शित किए हैं और उसके माध्यम से अपने डीमोनेटाइजेशन का जो मूव है उसको जस्टिफाई कर रही है कि इससे जो है
टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है तो टैक्स बेस बढ़ेगा, सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा, उसका यूज़ लोगों के वेलफेयर में, नेशन बिल्डिंग में किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि जो इंडिया जो है कैश बेस्ड जो इकोनॉमी हमेशा से रहा है, तो कंपैरेटिवली इंडिया में जो है कैश पे डिपेंडेंस दूसरे नेशंस के कंपैरिजन में ज़्यादा है, वो धीरे धीरे यहाँ पे कम हो रही है। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलेगा कि डिजिटल पेमेंट्स जो हैं उनका यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, उनका रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अगेन यू कैन सी कितना ट्रांजैक्शन अमाउंट हो रहा है। तो डीमोनेटाइजेशन के बाद इसके अंदर बहुत तेज़ी देखने को मिली है, और कोविड-19 के अंदर इसने हेल्प भी किया, और अगेन डिजिटल पेमेंट्स का फ़ायदा भी हुआ है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट है, सरकार कह रही है कि जो नए नोट हमने इंट्रोड्यूस किए हैं उसको डिफ़िकल्ट है, एक तो नकली बनाना, दूसरा अगर नकली बना भी लिया तो इसमें डिटेक्शन करना, उनका डिटेक्शन करना भी ईजी हो जाएगा। तो ये सरकार कह रही है कि देखो नंबर ऑफ काउंटरफीट नोट्स को अगर आप देखोगे, लाखों के अंदर इतने नोट हमें मिल रहे हैं, उसका नंबर धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। 2016 से 2020 तक का आंकड़ा ये है, और ये सब आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये दिए गए हैं। तो इस माध्यम से गवर्नमेंट ने जो अपना मूव है डीमोनेटाइजेशन का, उसको जस्टिफाई किया, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने देखे, और इसके अलावा जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हुए वो भी हमने चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट में क्यों केस गया, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया, वो सारी चर्चाएं हमने इसमें की है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है, पीटी और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सेशन का जो पीडीएफ है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो घर बैठे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, जो आपको कंप्लीट प्रिपरेशन का पैकेज दे रहा है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको कोड यूज़ करना है आरबी लाइव टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट इन पर्सनल गाइडेंस। इसके अलावा जो नए बैचेज हैं, आपके 5 जनवरी से 2023 वाले बच्चों का बैच स्टार्ट हो रहा है, और 12 जनवरी से 2024 वाले बच्चों का बैच स्टार्ट हो रहा है। इनमें एनरोल करके सिलेबस पूरा कर सकते हैं, 0% EMI ऑप्शन आपको मिलते हैं। सो दिस इज ऑल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हैव अ ग्रेट डे।